हैं जल्दी से। देखिए, मजेदार बात है कि अभी से पहले सिर्फ एसटी और एससी उत्पीड़ित होता था, अब उसमें ओबीसी भी आ गया है। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, इसमें क्या दिक्कत है? मैं आपको बता रहा हूँ। एसटी, ओबीसी, जनरल कोई भी उत्पीड़ित हो सकता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। मत बनाइए टू यूज इट अगेंस्ट एससी, एसटी या ओबीसी। क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ इसका कारण है। संगीत रागी जी, एक बात कहना चाहता हूँ। 1928 में तो उनको मौका मिला था। बाबा साहब सुनिए, ओबीसी शब्द जब ये देश आजाद नहीं हुआ था तब हुआ था, और गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, अदर देन वे जातियां जिनकी स्थिति भारत में ठीक नहीं है, उनकी स्थिति के ऊपर भी विचार किया जाए। ओबीसी शब्द वहां से आया। ओबीसी सामाजिक रूप से पिछड़ा है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां ओबीसी के साथ भी अत्याचार होता है, ओबीसी को आरक्षण भी मिला। मंडल कमीशन सच्चाई। प्रकाश जी, देखिए, ओबीसी जो है वो उत्पीड़ित जाति के अंदर तो हमने नहीं सुना है, उसको डोमिनेंट कास्ट उसमें कहा जाता है। और ये 70 में जब रजनी कोठारी ने कास्ट पॉलिटिक्स पर जो सबसे बड़ा है, देश का सबसे बड़ा है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, खुद सुनिए आप क्या कह रहे हैं। सुनिए ना, मैं ओबीसी में भी डोमिनेंट कास्ट कुछ होते हैं, जैसे कई समुदाय ऐसे हैं बिहार में, यूपी में यादव समुदाय या अन्य समुदाय, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर लोग उत्पीड़ित नहीं होते। ये तो बहुत गलत कह रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि तो आप उनको फिर ओबीसी कैटेगरी में क्यों डालते हैं? आप उनको आरक्षण का लाभ क्यों वो देते हैं? वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जितने एट्रोसिटीज एससी और एसटी के खिलाफ होता है वो तो डोमिनेंट ओबीसी कास्ट ही करता है आज के दिन में। नहीं, वो भी जरा आपके पास डेटा है ना, डेटा है ना, वो बोलना है। अरे ईबीसी बना दिया आपने बिहार में, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, यही तो बताता है ना, हर तरह के लोग हैं, सुनिए तो सही, आप बार-बार इंटरवेंशन कर रही हैं। करना पड़ता है। नहीं, मत कीजिए ना, पहले बोल लेने दीजिए। कुछ भी बोलिएगा तो नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं हम बता रहे हैं, वो उसका आधार है। डोमिनेंट कास्ट जितने एट्रोसिटीज एससी एसटी के, और यही कारण है कि 2001 के बाद जो है, यदि आप देखेंगे पंचायत चुनाव के अंदर, तो बिहार के अंदर जो एससी कैटेगरी का था और जनरल कैटेगरी, पंचायत समिति और ब्लॉक समिति दोनों में कोएलिशन कर लेता है। किसके खिलाफ? दूसरी बात कि आप ये कैसे मान करके चलते हैं कि सामान्य वर्ग के साथ जो है वो भेदभाव नहीं होता है? सामान्य वर्ग के साथ भी भेदभाव होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। और यदि झूठा मुकदमा लाया जाता है तो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन का क्या अपॉर्चुनिटी? कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए। यदि गलत किया जा रहा है तो उसका कोई प्रोटेक्शन तो होना चाहिए। जल्दी से बोलिए, क्या दिक्कत है इसमें? जनरल कैटेगरी को भी शामिल किया। उत्पीड़न तो किसी का भी हो सकता है ना। बिल्कुल, उत्पीड़न किसी का भी हो सकता है, लेकिन जो कमेटी बनी है 9 सदस्यीय कमेटी, जिसमें कहा गया है कि 5 मेंबर मस्ट हैव बोला है, लेकिन जो ऊपर के 4 मेंबर्स हैं, आप देखिए किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में, मैं आपको आंकड़े के साथ बता सकता हूं कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे देश में, और उस 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक विश्वविद्यालय में एससी कैटेगरी से वाइस चांसलर हैं, एक में एसटी कैटेगरी से, और 5 में ओबीसी कैटेगरी से वाइस चांसलर हैं। और इसमें कमेटी जो 9 सदस्यीय कमेटी है, इसमें साफ साफ लिखा है कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, जो उसका चेयरपर्सन होगा, वो कॉलेज का हेड या उस इंस्टीट्यूट का हेड या उसका डायरेक्टर। आप ही का आंकड़ा आप पर पलटते हैं, तो फिर इन 7 कॉलेजेस में कैसे ये मैनेज होगा कि जनरल कैटेगरी का कोई हो? बिल्कुल, बाकी जो बिल्कुल 5+1 फिर से बताते हैं, आप ही ने बताया ना, आप ही का आर्ग्यूमेंट आप ही से पूछ रहे हैं। सवाल सुनिए तो समझिएगा, जवाब सही दे पाइएगा। आप ही कह रहे हैं कि इन यूनिवर्सिटीज में से 5 और 2 आपने बताया कि एक एससी और एसटी वीसी है, ठीक है? तो उन 7 कॉलेजेस में ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति हो? जी अंजना जी, 5 बात तो सुन लीजिए, फिर हंस लीजिएगा। 5+1 अगर चेयरपर्सन एससी एसटी ओबीसी से हुए तो 6 लोग हुए ना। बाकी के जो 3 मेंबर हैं उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एससी होना चाहिए, एसटी होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए। वो जनरल कैटेगरी से भी तो हो सकता है। और रही बात, एक मिनट और बता रहा हूं मैं, आप बोलिए, पूरा करिए। जो कह रहे थे कि ओबीसी को कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मैं दावे के साथ और आंकड़ों के साथ बता रहा हूं यहां पर कि ओबीसी को जब रिजर्वेशन लागू हुआ 2007 और 2008 में, 2014 तक सभी विश्वविद्यालयों में लागू हो गया था। आज भी हॉस्टल में उनकी लड़ाई जारी है, हॉस्टल्स में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला है। तो ये भी तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, इसको कौन जस्टिफाई करेगा? जवाब दीजिए, फिर मैं छात्रों के बीच जाऊंगी, उनके सवाल होंगे। अंजना जी,
आजादी का अमृत महोत्सव ये देश मना रहा है और माइक ऊपर उठाइए। आजादी का अमृत महोत्सव ये देश मना रहा है। 2020 में बेमुला की जब हत्या हुई उसके बाद में कोर्ट में PIL फाइल हुई तो ये कमेटी बनी यूजीसी की। हाँ। इसमें सारी जातियों के सारे लोग पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि थे, सांसद राज्यसभा लोकसभा के थे। ऐसी कौन सी जो दुविधा हुई कि ये कमेटी ने इसको लागू किया और देश में विद्रोह होने लगा। मैं समझता हूं कि ये जो अंत्योदय की भावना मूल मंत्र है, मोदी जी की सरकार उस मूल मंत्र के साथ में जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पायदान का व्यक्ति है, उसको न्याय मिलना चाहिए। ये सरकार की मंशा है, ये सरकार की मंशा है। यूजीसी के लिए बोल रहे हैं या कोई सामाजिक न्याय पर भाषण दे रहे हैं? अंजना जी, ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है ना। अंतिम पायदान का व्यक्ति, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र में है। अभी यहाँ जाटों की बात हुई, मैं स्पोर्ट्स में था, सामने में जब हम खेलने जाते थे तो कहते थे देखो भाई जाट आ गया, इसका क्या इलाज है, इसका क्या इलाज है। तो जो सरकार की मंशा है, जो सरकार की मंशा है, उस सरकार की मंशा को समझिए। 1882 में मुझे बोलने दीजिए 1882 में हंटर आयोग बना इस देश के अंदर अंग्रेजों के समय में। आज तक हम उस शिक्षा का सुधार नहीं कर पाए। माननीय मोदी जी अगर सुधार करना चाहते हैं तो क्या बुरी बात है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, अभी इसको निरस्त नहीं किया है। सबके पास तो सुप्रीम कोर्ट इस देश में सर्वोच्च संस्था है। उस सर्वोच्च संस्था के मायने भी कुछ हैं। आप कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, सरकार का मत जाने दीजिए। इस देश में समानता का अधिकार जाति विहीन होना चाहिए। ठीक है, किसी को भी अधिकार नहीं है। ठीक है, जल्दी से नहीं। हॉस्टल में जाठी सिर्फ नहीं बोलते थे, JAT को हम लोग कहते थे जस्ट अवॉइड देम। अच्छा, खुद ही आप बता रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं रागी जी। एक तो रागी जी का ये कन्फेशन है। अब आज के दिन में वो गाली होगी और आज के दिन में मेरा सवाल एडवोकेट विष्णु जैन जी से है। मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ, अमन राज पटेल मेरा नाम है। जल्दी पूछिए सर। मेरा सवाल ये है कि आपने इनक्रिप्टेड डेटा बताया, बार बार आप बोल रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि EWS का रिजर्वेशन किस डेटा से आया। और दूसरा चीज़ ये कि NLU दिल्ली में जो पिछले 2-3 सालों में लोगों की, स्टूडेंट्स की हत्या हुई है इलीट क्लास के नाम पे और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे, इस पे आपका क्या विचार है? ठीक है, चलिए नीचे आइए, जल्दी आइए। हाँ सर, आपको नहीं लग रहा है कि एक पिछड़े वर्ग को उद्धार करने की सोच के चक्कर में हम एक दूसरे ही वर्ग को पिछड़ा बना रहे हैं? क्यों ना हम दोनों वर्गों को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं? हम राइट, आप भी वही कह रहे हैं जो जनरल कैटेगरी वाले कह रहे हैं। मेरा सवाल उस पक्ष से है जो ये कह रहा है कि यूजीसी के नए नियमों को पे रोक गलत है। क्यों गलत है सर? इसमें तो जनरल कैटेगरी के खिलाफ साफ और स्पष्ट अन्याय हो रहा है। और क्या मतलब कि मौका मिला तो बदला निकाल लेंगे। दूसरी बात आपने ये कही कि जो SC ST उसके साथ काफ़ी साल से अन्याय हुआ, मैकेनिज्म ठीक नहीं। 2012 से अभी 26 तक लगभग 208% शिकायतें बढ़ी हैं। 2012 में 350 शिकायतें दर्ज हुई और 2019 में लगभग 1150। तो दिक्कत क्या है? मैम, मेरा क्वेश्चन है कि इस यूजीसी में ये कहा गया है मैम कि एक कमेटी बनाई जाएगी हर कॉलेजेस में, जहाँ पे SC ST OBC के ही सिर्फ मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पे जनरल के मेंबर्स क्यों नहीं? जनरल के मेंबर्स क्यों नहीं? अभी एक बार शुरुआत करते हैं, आप जवाब दीजिए उसके प्रश्न का। बैठ जाइए, मैं एक एक करके लूंगी। मेरे जो यहाँ पे भाई ने बात कही है, ये बात से हम लोग इत्तेफाक रखते हैं और इसी हम लोग एक इस सोसाइटी की संरचना चाहते हैं 75 साल के बाद कि यहाँ पे टोटल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। अब यहाँ पे जो मैं एम्पेरिकल डेटा की बात कर रहा था, वो मैं यूजीसी के एफिडेविट जो 27 फरवरी 2025 को यूजीसी ने दाखिल किया, उसमें जो आंकड़े दिए गए, उन्होंने बताया कि अभी तक जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें करीब 3,500 कंप्लेंट्स आई हैं और उन 3,500 कंप्लेंट्स में से करीब 50 कंप्लेंट छोड़ के बाकी सारी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया जा चुका है। तो ये एम्पेरिकल डेटा, इस एम्पेरिकल डेटा की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कहीं आप एक परसेप्शन लेके चल रहे हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो अगर पूरे देश में आंकड़े देखे जाएं तो 3,500 कंप्लेंट्स में से मैक्सिमम कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो चुकी हैं एक्सेप्ट 50 कंप्लेंट्स। तो ये इस तरह का मैकेनिज्म ऑलरेडी इन प्लेस है। मैं एक बात कहूं, नहीं, जो उसका प्रश्न था उसका जवाब दीजिएगा।
जनरल कैटेगरी का वहां पर मैंडेटरी क्यों ना किया जाए किसी का होना? देखिए अंजना जी, हम अंबेडकरवादी लोग हैं, हम बुद्ध के लोग हैं, हम मानवतावादी लोग हैं। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि किसके पिता ने कब अत्याचार किया था। हम आपको वादा दिलाते हैं कि हम आपके साथ कभी भी किसी तरह का आपके वादे पर फिर आप नहीं सुनिए ना, पर्सनल बनाए चले जा रहे हैं। वादा सुनिए जी, अरे हम कानून की बात कर रहे हैं, देश के नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। 3,500 मात्र। अरे जब किसी स्टूडेंट की डेड बॉडी उसके घर जाती है ना, उसको उसके परिवार के लोग डॉक्टर बनाने के लिए भेजते हैं। अगर रोहित वेमुला के परिवार के या किसी के भी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, बिल्कुल रोहित वेमुला का केस गलत था। रोहित वेमुला का केस बिल्कुल गलत था। और किसी भी जाति का नहीं, हायर एजुकेशन में कितने लोग हैं? आत्महत्या करता 4 करोड़ 40 लाख लोग हैं हायर एजुकेशन बात में। तो इम्पोर्टेंट है ना रोहित वेमुला केस में भी। एक सेकंड, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ओप्रेसर है सामान्य कैटेगरी, ओप्रेस्ड है एससी एसटी ओबीसी, तो कास्ट को मायने रखने वाला रोहित वेमुला के केस में कोई जनरल कैटेगरी ने ऑपरेशन किया था, इसलिए नहीं उसने फिर आप कहानी पढ़ने लगे। सच्चाई है तो जातीय उत्पीड़न भी सच्चाई है। अब ये समय है कि हम संस्थानों को कहीं ना कहीं जातीय मुक्त करें।